आज हम कार्य संवर्धन के जो दोष या सीमाएं हैं, यानी डिसएडवांटेज ऑब्लिक लिमिटेशंस ऑफ जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि कार्य संवर्धन एक अच्छी तकनीक है, किंतु इसमें कुछ जो कमियां हैं वो इस प्रकार हैं। यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस किसी में अच्छाई होती है तो उसमें निश्चित ही उसकी बुराई भी होगी। देखते हैं, उसके उपयोग करने पर डिपेंड करता है और समय अवसर और परिस्थिति के अनुसार उसकी महत्ता है जो बढ़ती है। अब इसमें कार्य संवर्धन की जो कमियां हैं या डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी इंडिविजुअल जो है, अब लोगों में अंतर होता है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। उसके ज्ञान, चातुर्य या उसके जो ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य या नीड्स, जो आवश्यकताएं हैं आदि सभी दूसरे व्यक्तियों से प्राय भिन्न होती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य संवर्धन की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। अतः कार्य जो संवर्धन की बात करें, प्रारूप है उसका निर्धारण करना बट कठिन कार्य है, क्योंकि सब व्यक्ति जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी प्रकार अपनी इच्छा, आवश्यकताएं और जो रुचि है सबकी अलग अलग होती है। इसलिए इसका कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है या कठिनाई आती है उसकी बात करें। आगे बात करें प्रशिक्षण की आवश्यकता की बात करें, ट्रेनिंग नीड्स की आवश्यकता की बात करें, तो कार्य संवर्धन के कारण कार्यों की गहनता बढ़ जाती है। यानी उसमें डीपली फलतः कार्य के अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाते हैं और अधिक उत्तरदायित्व निभाने के योग्य बनाने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग तो देना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसकी लागत, जो खर्चे हैं वह भी बढ़ जाते हैं। यानी ये भी एक अपने आप में कि प्रशिक्षण की आवश्यकता ज़रूरी हो गई, ट्रेनिंग। व्यवहार परिवर्तन में कठिनाई, कभी कभी जो कार्य संवर्धन की सफलता के लिए कर्मचारियों को अपने व्यवहार को भी परिवर्तित करना पड़ता है। इन्हें आपसी व्यवहार में सुधार करना पड़ता है, किंतु कई कर्मचारी अपेक्षित परिवर्तन नहीं कर पाते, अतः कार्य संवर्धन सफल नहीं हो पाता। यानी एक जो उनका जो व्यवहार है, उनका जो एप्टीट्यूड है, उसको परिवर्तन करना होता है और लोग अपनी परिवर्तन नहीं कर पाते, यानी उस चीज़ को नहीं अपनाते या नवाचार, इनोवेशन की बात वो नहीं करते हैं। आगे बात करें कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव की कार्य संवर्धन की बात करें, सामान्यतः कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, किंतु कुछ कर्मचारियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा उनकी जो अपनी कमजोरियां या कमियों के कारण होता है, यानी उनमें जो नई सीखने की या नवाचार या परंपरागत कार्य करना ही वो उचित मानते हैं। ऐसे में एक उदाहरण के माध्यम से देखें कि कुछ कर्मचारी औसत स्तर के भी नीचे होते हैं तथा योग्यताएं भी कम होती है, उनमें असफलता का भय होता है। ऐसे व्यक्ति प्राय दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सुरक्षा तथा दूसरे का सहारा चाहते हैं तथा प्रतिस्पर्धा से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर कार्य संवर्धन का प्रतिकूल प्रभाव, यानी कुछ व्यक्ति जो काम नहीं करना चाहते या टाइम से नहीं आना चाहते, वो बिल्कुल उनके जब चेंजेज की बात करते हैं, इनोवेशन की जब बात करते हैं या तकनीकी की बात करते हैं, तो वो ना सीखना चाहते हैं और ना सीख कर उसको क्रियान्वित करने में भी उनको डर लगता है। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये औजारों में कमी निकालना और खुद को कोई चीज़ आती नहीं और जो आती है उसको भी वो सीखना पसंद नहीं करते। संतुष्टि स्तर की बात करें, संतुष्टि स्तर में अंतर में भी लोग तरह तरह के होते हैं। कई संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, कई नहीं होते हैं। यानी कुछ व्यक्तियों को संतुष्ट स्तर में भी अंतर होता है। जो कर्मचारी कम उत्पादन, कम कार्य, कम वेतन और कम सामाजिक संबंध आदि से संतुष्ट रहते हैं, वे कार्य संवर्धन में रुचि नहीं दिखाते। यानी जिनका उद्देश्य केवल आए और आकर चले गए या थोड़ा बहुत काम किया और ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो ये परिवर्तन है, इनको वो या कार्य संवर्धन का कार्य है, तो ये भी उनको पसंद रास नहीं आता। आगे बात करें कार्य संवर्धन के जो निष्पादन लक्ष्यों में समन्वय का अभाव, यदि कार्य संवर्धन क्रियाओं तथा निष्पादन लक्ष्यों के समन्वय नहीं होता है तो कार्य संवर्धन योजना सफल नहीं हो पाती। ऊंचे निष्पादन लक्ष्य ही प्राय कार्य संवर्धन योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी हम सोचें कि बच्चों कहें कि बच्चों
आप अपने परसेंटेज, तो आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखें, क्योंकि आप जो रखते हैं और जो आती है उसमें अंतर होते हैं। तो अपना लक्ष्य आप ऊंचा रखेंगे तो आप उसके लगभग आप पहुंचने की क्षमता या कैपेसिटी, किंतु कुछ इसमें समन्वय और संतुलन अवश्य होना चाहिए। आगे बात करें श्रम संघों का असहयोग, जो ट्रेड जो यूनियन है यानी, तो उनमें असहयोग की बात होती है कि कभी कभी कर्मचारियों श्रम संघों का सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे में जो संवर्धन योजना है वो भी असफल हो जाती है। यानी जो लोग जो बने हुए हैं, जो इनके वेलफेयर के बने हुए हैं, उनके सहयोग नहीं मिल पाता, वो नवाचार या उसको अपनाना पसंद नहीं करते हैं। कार्य की प्रकृति की बात करें, जॉब नेचर की बात करें, तो कभी कभी कुछ कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें कार्य संवर्धन तकनीक को अपनाना संभव नहीं होता। कुछ टेक्निकल चीज़ होती है, उनको अपनाने से जो पुराने व्यक्ति हैं वो डरते हैं या नहीं अपना पाते। तो ये भी एक जो कार्य संवर्धन में कमी रहती है कि कार्य की जो प्रकृति है वो भी उस पर निर्भर करती है। सीमित क्षेत्र कार्य संवर्धन एक तकनीकी को संस्था में जो ऑपरेटिंग यानी परिचालन स्तर पर ही अधिक अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि सामान्य कर्मचारी जो पर्यवेक्षक, सुपरवाइज़र आदि के स्तर पर इसे अधिक अपनाया जा सकता है, क्योंकि इसी स्तर पर प्रबंधकीय अधिकार सबसे कम होते हैं। मध्यम एवं उच्च जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल के जो लेवल है स्तर पर इसे अधिक नहीं अपनाया जा सकता। यानी जो वर्कर हैं उन पर ही ज़्यादा लागू होता है, सुपरवाइज़र और अधिकारियों पर इसको नहीं अपनाया जा सकता ज़्यादा। लागत की बात करें, कॉस्ट की बात करें कि कभी कभी कार्य संवर्धन की लागतें उसके जो लाभों की तुलना में अधिक होती है। ऐसे में कार्य संवर्धन को अपनाया नहीं जा सकता। जब सीधी सी बात है, मुनाफा कमाने के लिए हम कोई भी उस संस्था में अपना व्यापार या जो कर रहे हैं उसमें अगर लागतें ज़्यादा आएंगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो फिर इसे अपनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। तो यहाँ कॉस्ट अगर ज़्यादा आ गई तो इसको अपनाने का कोई बात करें। तकनीकी की बात करें, टेक्निक की बात करें, कभी कभी कार्य संवर्धन के लिए जो आवश्यक टेक्नोलॉजी है को अपनाना संस्था के लिए संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी कार्य संवर्धन का लाभ नहीं उठाया जा सकता। यानी तकनीकी जो है नवाचार है उसको अपनाने में भी अगर दिक्कत आती है और नहीं लोग अपना पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति में तो ये कमियां हैं